क्या हमारे देश में सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस और मिलिट्री की है? क्या आम आदमियों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के रूप में एक ऐसा स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट डेवलप करना शुरू किया है जिसके अंतर्गत भारत के सभी इंटेलिजेंस, मिलिट्री, पुलिस और आम लोगों को शामिल करके हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हम अपने देश में अपने नागरिकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है और क्यों इसकी जरूरत है और कैसे हम लोग इसको बनाने वाले हैं। सो व्हाट, व्हाई एंड हाउ अबाउट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा किससे है। व्हाट आर द थ्रेट्स। आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो है, यहां पर आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है जो कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू पंजाब के अंदर भी खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दिया है और सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा यहां पे आर्म्ड रिबेलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करवाने में पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं रहा है। पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट भी इंडिया को दिखाया है और इंडिया को जो है मजबूर किया है कि वो कंसिडरेबल फोर्सेस जो है इस एरिया में मेंटेन करें। इसके अलावा स्मगलर्स और इन्फिल्ट्रेटर्स को ये मदद करते हैं जिससे कि इंडिया के अंदर में ड्रग्स, आर्म्स और डिफरेंट कॉन्ट्राबैंड्स का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है और यहाँ पर क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो बहुत पावरफुल होने लगते हैं। सेम चीज चाइना के साथ भी है। चाइना ने भी लगातार इंडिया में आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स पैदा किया है, खासकर लद्दाख रीजन में, और क्रिमिनल एलिमेंट्स के इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा आपका नेपाल से हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और नक्सल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे देश में बहुत गहराई से फैली है जिसको कि चाइना और नेपाल की ओर से काफ़ी सपोर्ट मिला है। आज हमारी कंट्री के सेंट्रल रीजन के लगभग 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर नक्सल प्रॉब्लम्स है और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग, जो सबसे गरीब लोग हैं, डाउन ट्रोडन ट्राइबल्स, उनको ये स्टेट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भड़काता है। पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ये बहुत डिस्टेबलाइज्ड है। म्यांमार और हमारे पाकिस्तान के सपोर्टेड जो यहाँ पर बहुत सारे इंसर्जेंट्स हैं, जैसे कि नगा इंसर्जेंट्स, आपके मणिपुर के इंसर्जेंट्स, कुकी इंसर्जेंट्स, ये जो हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फैला रहे हैं और इसकी वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के तहत पुलिस और मिलिट्री को इस फील्ड में एक्टिव रखना पड़ा है। तो दोस्तों, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए एकदम डिफिकल्ट, डायर सिचुएशंस हैं। समुद्र के रास्ते भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन चल रहे हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट है, अफगानिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट है, जहां से डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका की भी कंडीशन बहुत खराब है जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है और चाइना लगातार इंडिया में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ डायरेक्ट थ्रेट्स। साइबर वॉरफेयर एक ऐसा इनडायरेक्ट थ्रेट है जिसकी वजह से हमारा जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे हमारी रेलवे, हमारा इंटरनेट, न्यूक्लियर पावर, ये सब ऑपरेट करता है, हमारा पावर ग्रिड चलता है, ये सब जो है एक झटके में बंद हो सकता है अगर हमारे देश पे साइबर अटैक हो। इसके अलावा हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन है उसकी जासूसी बहुत चल रही है। हम लोग सिर्फ दूसरे देशों के जो साइबर अटैक्स के लगातार शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा देश जो है वो नेचुरल कैलामिटी प्रोन कंट्री भी है। आपका हिमालयन रीजन्स में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रीजन में। जब बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, तो ये आपका फ्लड प्रोन रीजन भी है। वहीं आपका ड्रॉट प्रोन रीजन जो है वो सेंट्रल इंडिया में है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी डिफिकल्ट रीजन और जहाँ पर क्लाइमेटिक रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आएगा, हमारा जो समुद्र किनारे का जो इलाका है ये फ्लड प्रोन है, ये बहुत आसानी से डूब सकता है और इसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ेगा। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी फ्रेजाइल है। आपके स्कैम्स, मैनिपुलेशंस, करप्शंस, इसकी वजह से भी हमारा सिस्टम जो हमेशा थ्रेट पे रहता है। तो तरह तरह के आपके टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल यानी कि क्लाइमेटिक और हमारे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री इंसर्जेंसीज, ये सब हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करते हैं। तो दोस्तों, इन सब से निकल करके अभी हम लोग को समझना है कि इनसे निपटने के लिए हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को गाइडलाइंस, उनको डायरेक्शन कैसे दिया जाता है।
तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है एक। नेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म के टॉप पे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड होते हैं। इनके अंडर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आपके सेक्रेटरी होते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के मेन एडवाइजर होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर होते हैं जो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमको कैसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा ढेर सारे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी होते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, ये सब जो है इसके मेंबर होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। इसके अलावा आपके नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सभी जो हैं ये आपके नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मेंबर्स होते हैं। और ये जो है आपकी टॉप की संस्था है जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है कि हमको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं और उनसे निपटने के लिए हमको कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस किस तरह के रिसोर्सेज की, ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा खर्चा होगा और उसको किस तरह से हम एलोकेट करेंगे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये आपका जो है हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्शन लेने के लिए। लेकिन दोस्तों इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। मोस्टली ये लोग रिएक्टिव वर्क करते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। मतलब कोई थ्रेट आ रहा है तो ये असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस चीज को फाइनलाइज करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं और उसके बाद जो है ये फील्ड में एक्शन में आता है और हम थ्रेट्स को काउंटर करते हैं। ठीक है, इसी चीज को चेंज करने की जरूरत है। कैसे चेंज करने की जरूरत है कि भाई कोई थ्रेट आ गया उसके बाद हम लोग उसको दूर करने के लिए कदम उठाएं, उसके बजाय हम थ्रेट्स को पहले से ही असेस कर सके कि ये आने वाला है और हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड रह सके। इसीलिए हम लोग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इनको एडवाइस करने के लिए हमारे पास और भी ग्रुप्स होते हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप के चेयरमैन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं भी। उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, आपके इंटेलिजेंस, तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड जो हैं और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब के हेड इसके मेंबर्स होते हैं। ये स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप जो है वो आपकी डिफरेंट थ्रेड्स के लिए पॉलिसी बनाने का काम करती है और ये एडवाइस करती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इसी ग्रुप के थ्रू हम लोग डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में बार बार इनकी बैठक बुलाने के बजाय पहले से ही हमारा एक सिस्टम सेट हो। इसके बाद होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है ये आपके डिफरेंट थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए जो इमिनेंट मेंबर्स हैं, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये ग्रुप होता है और इसको भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेड करते हैं और ये एडवाइस करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप जो है ये पॉलिसी डेवलप करने में मदद करता है, जबकि सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है आने वाले थ्रेट्स को एक बार असेस करने और कंट्री की जो थ्रेट परसेप्शन है उसको समझने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा एक होती है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, JIC। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो है ये आपके इंटेलिजेंस या सीक्रेट एजेंट्स वाले जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ये कमेटी है। उसके सारे हेड्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। इसमें होते हैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेशों में भारत की जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं, जिसमें आपके सलमान खान यानी कि टाइगर भी हैं। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के हेड यहाँ पे होते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके हेड यहाँ पे होते हैं, जिसमें तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं। इसके अलावा आपके नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमांड, इसके हेड भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी एजेंसीज जो हैं ये आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस करने का काम करती हैं और इस तरह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी का काम होता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको सपोर्ट करने का काम भी करते हैं, जैसे
नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एविएशन रिसर्च सेंटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमांड। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके बारे में आप ज़्यादा सुनेंगे नहीं, लेकिन ये बैकग्राउंड में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं और जिनका रिजल्ट जो है अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी के रूप में हम लोग को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है कि अब हम लोग को एक चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एनएसएस आखिर है क्या? तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है ये आपका एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजिक पेपर है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोग को बताएगा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जियोपॉलिटिकल असेसमेंट और थ्रेट्स के असेसमेंट के थ्रू हम लोग को थ्रेट लेवल सेट करने का मौका देगा और अल्टीमेटली इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपना रिस्पॉन्स तय कर पाएंगे। तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये जो है ये आपका एक स्ट्रैटेजिक प्लान डॉक्यूमेंट है। तो एक स्ट्रैटेजिक प्लान डॉक्यूमेंट या स्ट्रैटेजिक प्लान अप्रोच है कि जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे चीजों को जो है हम लोग अपने नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजिक प्लान है ये आपका डिफाइन करता है कि व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी। ये स्ट्रैटेजिक प्लान, ये पेपर जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपका बताता है कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी क्या है। ये नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड रहें, हमारे देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोगों को आपका गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज मिलती रहे, लोगों को जो है इकोनॉमिक वेलबींग का मौका मिले, सोशल वेलबींग का मौका मिले, हमारे यहाँ जो है अपहीवल्स ना हो, वायलेंस ना हो, फूड और आपका फ्यूल की इनसिक्योरिटी ना हो, वाटर शॉर्टेजेस, एयर क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज ना हो। तो देखिए सिक्योरिटी सिर्फ गोलियां चलाने और बॉर्डर की सुरक्षा करने तक नहीं है। हम लोग सन्नी देओल बनने नहीं जा रहे हैं। यहां पर लोगों की जिंदगी बढ़िया चले, अच्छी चले, अनइंटरप्टेड चले, लोग खुश रहें, सुरक्षित महसूस करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी में। और इस चीज को स्ट्रेटेजाइज करने में, समझने में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत मदद करती है। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया क्लियर। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो गया तो हम लोग जियोपॉलिटिकल असेसमेंट करने में माहिर होंगे कि भाई हम असेस करेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हम लोग को स्कोप देता है कि हम लोग जियोपॉलिटिकल असेसमेंट करें कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग थ्रेट्स को समझें, थ्रेट असेसमेंट करने में ये हमारा मदद करे। तो थ्रेट्स को समझने, उनके ओरिजिन्स को समझने में मदद करें। थ्रेट असेसमेंट के बाद हम लोग ये डिसाइड करें कि उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ठीक है, तो थ्रेट को काउंटर करने के लिए हम लोग काउंटर एक्शंस या काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है, हमारा रिएक्शन कैसा होगा अगर इस तरह का थ्रेट आता है। और तो और सिर्फ अपने ही पड़ोस में जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में नहीं, पूरे ग्लोबल थ्रेट्स को जो है हम लोग समझें। जैसे क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आ रहा है, इंडिया की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। हम लोग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्लाइमेट चेंज, एल नीनो और फूड इनसिक्योरिटी के बारे में भी पूरा स्टडी करेंगे। आपका यूक्रेन वॉर हुआ, वीट सप्लाई में प्रॉब्लम आया, पूरी दुनिया में वीट का कीमत बढ़ गया, हम लोगों ने वीट एक्सपोर्ट कम कर दिया ताकि हम लोग अपना ग्रेन रिजर्व बढ़ा सके। ये देखिए दुनिया के आपके अलग अलग इवेंट्स के लिए हमने अपनी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया, जबकि इसका गोली बंदूक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो काउंटर एक्शन हम लोग करेंगे, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कदम उठाएंगे। इसके लिए हम लोग बहुत सारा फंड्स या बहुत सारे रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। इस रिसोर्स, ये जो रिसोर्सेज हम लोग डालेंगे, ये रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, उसको हम लोग सही तरीके से देखेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को हम लोग को यहां पर मैनेज करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को मिलाकर के हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनेगा। तो क्या अभी हमारे पास इस तरह का कोई आइडिया नहीं है? क्या हम लोग अंधे होकर काम करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नॉर्मली हमारा जो अप्रोच रहता है वो रिएक्टिव अप्रोच रहता है। मतलब हमारे सामने कोई थ्रेट आ गया, मान लीजिए आपका भूकंप आ गया, या पाकिस्तान ने बहुत सारे इनफिल्ट्रेटर्स को कश्मीर भेज दिया, है ना, टेररिज्म फैलाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद हम जो है रिएक्ट करते हैं कि भाई हमारे बॉर्डर पोस्ट पे अटैक हो गया तो हम भी अटैक करेंगे, या फिर भूकंप आ गया तो चलो अब लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप कर सकते थे जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स को पहले से जान पाते और उसके हिसाब से पहले से हम लोग एजेंसीज को ट्रेन करके और लोगों को ट्रेन करके अवेयर करके जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते थे। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है ये हमको बनाता है प्रोएक्टिव बनाता है, और हम पहले से ही आपका रेडी रहते हैं किसी भी थ्रेट के लिए, और लोगों की लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, हम लोग फटाक से रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमको प्रोएक्टिव बनाएगा और हम लोग थ्रेट्स से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ज़्यादा हमारी लाइफ को डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये है हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। सो क्यों लाए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? तो एक्चुअल में इन आपके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को जो है अपनाने का सोचा है। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के पीछे हमारा ये पर्पस था कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखें, ठीक है, टाइम बीइंग और इशू बीइंग के बजाय हम लोग एक लॉन्ग टर्म एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखें, और ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखने की वजह से हम लोग सभी तरह के थ्रेट्स को अच्छे से एसेस कर पाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट असेसमेंट होगा, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखेंगे तो हमारा थ्रेट असेसमेंट बेटर होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पॉलिसी गाइडेंस अवेलेबल रहेगा, पॉलिसी वैक्यूम में काम करना नहीं पड़ेगा। पॉलिसी वैक्यूम में क्या होता है कि भाई हमको पता ही नहीं है, अभी बैठ के स्ट्रेटजी बनाएंगे उसका बाद एक्शन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले से ही पॉलिसी गाइडेंस अवेलेबल रहेगा, तो ये बनाने का फायदा है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वाई, सो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाएंगे तो हम पहले से ही रेडी रहेंगे, है ना। रेडी रहेंगे तो आपका पॉलिसी गाइडेंस हमको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। पॉलिसी गाइडेंस अवेलेबल होने से हम लोग डिफरेंट थ्रेट्स के बीच में प्रायोरिटाइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। आपका अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है चाइना की तरफ से और आपका उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, तो दोनों को कैसे हैंडल करना है, किसमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसमें कम प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटाइजेशन हम लोग को तभी क्लियर होगा जब हमारा पॉलिसी क्लियर रहेगा। पॉलिसी क्लियर होना ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। प्रायोरिटी हमारा क्लियर हो गया, प्रायोरिटाइजेशन के बाद आपका जो है हम लोग इजीली अपने रिसोर्सेस को एलोकेट कर पाएंगे। रिसोर्स एलोकेशन इजी हो जाता है। रिसोर्स एलोकेशन के साथ साथ आपका जो है जो ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, आपका लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो रिसोर्स एलोकेशन के साथ में आपका एक्शन लेना ये इजी हो जाता है। तो एक्शन आपका स्विफ्ट हो जाएगा, स्विफ्ट एक्शन होगा तो तुरंत हम लोगों आपका जो है डैमेज को बहुत कम कर सकते हैं। स्विफ्ट एक्शन के बाद आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन एकदम क्लियर रहेगा, क्योंकि हमने पहले से स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में उन सब चीज़ों को एनएसएस में बता दिया है। तो ये सब हमारे बेटर आपके रिस्पॉन्स को बताएगा, जिसकी वजह से आपका जो है हम किसी भी खतरे के लिए डिटरेंस डेवलप कर पाएंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा हमारे अगेंस्ट काम करने में, क्योंकि हम स्विफ्ट एक्शन लेते हैं, सबको पता है कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी ही एक बहुत बढ़िया आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने कहा है कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने बायोलॉजिकल, केमिकल या न्यूक्लियर अटैक किया, हम तुरंत न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देंगे। नो फर्स्ट यूज बट डिवास्टेटिंग सेकेंड स्ट्राइक, ये हम लोग का पॉलिसी है। तो वैसा ही ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हमारे दुश्मनों को डराएगा, टेररिस्ट्स को, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स को ये डरा के रखेगा, और लोगों का दिमाग एकदम क्लियर रहेगा कि किस तरह से हम लोग को जो है प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना है। तो ये हम लोग को प्रोएक्टिव बनाएगा, प्रोएक्टिव बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ये हमारा इसमें हम लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक भी आपका अवेयर रहेगी कि इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी आपका स्ट्रैटेजी है, और पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। यही हमारा पर्पस था, क्योंकि हमारे थ्रेट्स जो हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक वेलबींग के सामने भी बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स हमारे आज के डेट में हैं। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो पाएगा, तो इस तरह से हम लोग स्विफ्टली किसी भी थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सो हाउ विल इट बी डेवलप्ड? तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ऐसा नहीं कि वैक्यूम में डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए, इसको डेवलप करने के लिए पहले से ही हम लोग को बहुत सारे सजेशंस मिले हैं। जैसे आपका कारगिल रिव्यू कमेटी थी, कारगिल याद है ना आपको? कारगिल मतलब
वही जिसमें पहाड़ों में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी और पाकिस्तानी सिपाही लोग घुस गए थे कारगिल सेक्टर में, पहाड़ के ऊपर में बैठ गए थे और हम लोग को एक एक करके बहुत पेनफुली, बहुत शहादत के बाद उन लोग को छुड़ाना पड़ा। तो वहां पे मालिमत कमेटी बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी जो है, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 2000 में दिया और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस को रीड करके इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब रहा, इसलिए हम लोग को क्या है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है ताकि ऐसे मौकों पे हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, फटाफट हम एक्शन ले सकें। ठीक है, तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात कही थी। इसके बाद आपका नरेश चंद्र टास्क फोर्स, नरेश चंद्र टास्क फोर्स बना था आपका 2012 में। नरेश चंद्र टास्क फोर्स ने भी ये सजेस्ट किया था कि देश को एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की जरूरत है। डीएस हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने आपके कुछ पेपर्स लिखे थे, डीएस हुड्डा पेपर्स। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के जो इंपॉर्टेंस है उसको इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला है कि इंडिया नीड टू राइज अप एंड टेक इट्स प्लेस अमंग दी वर्ल्ड पावर्स, और इसके लिए हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए अपनी कंट्री को बेटर और स्ट्रांग बनाने के लिए, और वो हम लोग को एक्सर्ट करना पड़ेगा। डीएस हुड्डा, जनरल डीएस हुड्डा ने सिर्फ मिलिट्री चैलेंजेस नहीं बल्कि टेररिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स से रिलेटेड चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जैसे कि साइबर वारफेयर, डेवलपमेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के बारे में भी बताया। जनरल हुड्डा ने यह भी लिखा कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी आपके जो है सिक्योरिटी सिनेरियो के पार्ट है, और इनको भी सेम स्ट्रेटजी में कवर करना जरूरी है क्योंकि उतनी ही आपको इंटेंसिटी के साथ इनके लिए भी वर्क करना पड़ता है और उनका डिजास्टर्स इफेक्ट भी बहुत गहरा रहता है। तो इस तरह से आपके ये जो है हमारे पास एक बैकग्राउंड है ऑलरेडी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें बहुत सारे फील्ड के, अलग अलग फील्ड के आपके एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आपने मिस्टर वेम्बू का नाम सुना होगा जो कि जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं, विमल पटेल जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से हैं। इस तरह के बहुत सारे फेमस ल्यूमिनरीज हैं जो अलग अलग फील्ड से आए हैं। इन्होंने आपके पब्लिक से आइडियाज लेकर के, अपने आइडियाज को डेवलप करके कुछ रिसर्च पेपर्स पेश किए हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, और इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी पेश किए टाइम टू टाइम। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट करने की, और जब ये ड्राफ्ट होगा तो ये जाएगा आपका पहले तो ये अलग अलग एजेंसी से हम लोग व्यूज लेंगे, उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये इसको जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजेगी पास करने के बाद, विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो। इसके बाद ये लार्जर कैबिनेट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जो है इसको अपने एसेंट देंगे और फाइनली ये पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको पार्लियामेंट भी भेजा जाएगा ताकि पार्लियामेंट को भी इस बात की जानकारी रहे, और इस तरह से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीटली तैयार होगा और गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। ठीक है, तो दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी तो आ गई, लेकिन आज के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि इंडिया अभी क्यों डेवलप करना चाह रहा है? तो देखिए दोस्तों, दुनिया जो है बहुत बदल गई है। पहले जो हमारे स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस थे उससे दुनिया एकदम चेंज हो गई है, और इसीलिए आज के समय में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो नेशनल स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट बनाती रही हैं। रशिया की नेशनल स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट जो है बहुत एग्रेसिव है। चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना करके एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपना डोमिनेंस बढ़ाया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसमें शामिल किया है। वहीं पाकिस्तान जैसे कंट्री ने भी आपका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्लियर की है। तो अभी टाइम है इंडिया के लिए कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना करके उसको जो है लोगों के सामने और दुनिया के सामने रखें। अभी दुनिया में जो बदलाव आए उसमें एक बहुत बड़ी चीज उभर करके आई है, आपका जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दुनिया में देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, पहले क्या था, कोल्ड वॉर का जमाना था 1990 से पहले का, तो यूएस और सोवियत यूनियन दोनों के बीच झगड़ा होता था। अब वो टाइम चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम सुपर पावर हैं। अभी उसको भी चैलेंज मिल रहा है, यूरोप, आपका चाइना, ये सब इंडिपेंडेंट पावर सेंटर के रूप में उभर रहे हैं और अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू ये अपने अपने इन्फ्लुएंस को दिखा रहे हैं।
तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की वजह से एक बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया को जो है यहाँ पर अपना जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के दौरान इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपका स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ऐसी चीज है कि आप किसके दोस्त हैं किसके दुश्मन हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को ही देख लीजिए। पाकिस्तान और यूएस जो हैं ये आपके मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड रहे 1980s में, 1990s में जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिफ्ट आ गया है, और फिर 2000s में टेररिज्म के अगेंस्ट जो है तालिबान के अगेंस्ट ये कार्रवाई कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने दोनों साइड तालिबान और यूएस दोनों को सपोर्ट किया और बाद में जो है दोनों को ही उसने धोखा दिया। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी और डिफिकल्ट जो एनवायरनमेंट सिक्योरिटी के दृष्टि से देखते हैं, जिसमें टेररिज्म को यूज़ किया जा रहा है, जिसमें इकोनॉमिक अपहीवल को यूज़ किया जा रहा है, आपका जाली नोट, नकली जो फेक करेंसी है, आपका क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ किया जा रहा है। तो ये स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी और आपका फ्लूइड सिचुएशंस जो हैं ये हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के लोगों के वेलबींग के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जैसे साउथ चाइना सी में, पैसिफिक रीजन में चाइना और अमेरिका के बीच झगड़े हैं, ताइवान को कब्जा करना चाहता है चाइना, अमेरिका उसको डिफेंड करना चाहता है, नॉर्थ कोरिया जो थ्रेट पैदा कर रहा है, पाकिस्तान के फील्ड थ्रेट होने से जो न्यूक्लियर थ्रेट आ गया है, अभी हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया और इसराइल जो वहाँ पर काउंटर अटैक कर रहा है हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर, और उसकी वजह से दुनिया भर में जो एक इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा फिर से आ गया है, अरब कंट्रीज वर्सेस इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो पूरा दुनिया पोलराइज होते हुए हम लोग को दिखाई दे रही है। तो ये स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी डिमांड करती है कि इंडिया जो है अपना एक स्ट्रांग फुटहोल्ड स्ट्रैटेजिक फील्ड में बनाए। ठीक है, इसके साथ में आपका टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है। सिर्फ टेररिज्म ही नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी कुछ उभरे हुए हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स में हम लोग अक्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही शामिल करते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एनजीओज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो काम कर रहे हैं जो पहले देश किया करते थे। ठीक है, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जैसे वैगनर ग्रुप, इन्होंने जो है यूक्रेन में रशिया की तरफ से जबरदस्त लड़ाई की है। ये अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, कई देशों की सरकारें बना रहे हैं। आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को अपने प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और प्रॉक्सी वार का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। इवन एनजीओज को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी हमारे देश में, क्योंकि एनजीओ जो है डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स को बढ़ावा दे रहे थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सरकार ने बहुत सारे एनजीओज की फंडिंग सिर्फ इसलिए रोक दी क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर में अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कनाडा से काम कर रहे हैं, और कनाडा की सरकार आज इंडिया से पंगे ले रही है। उनमें से बहुत बड़ा रीज़न जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दुनिया जो है बहुत तेजी से बदल रही है। एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड जो है वो एक डेवलप हो रहा है। ब्रिक्स, चाइना और इंडिया दुनिया के ग्रोथ इंजन्स हैं, ये सारी बातें उभर के आ रही हैं। तो ऐसे में इंडिया को जो है अपना एक क्लैरिटी, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड लेवल पर अपना जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपका प्ले कर सके। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है दुनिया भर के देशों के साथ कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे। इसके अलावा आपका साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स का मुकाबला करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। और राइज ऑफ एआई, ये पूरे ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत चैलेंजिंग और एक बहुत नए तरह का थ्रेट लेकर के आएगा। ये जो है आपका एक बहुत नए टाइप का जो डायमेंशन है वो खुल करके सामने आ रहा है। इसके अलावा आपका फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड जो इश्यू हैं
इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसको भी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में पूरी जगह मिलेगी। ठीक है, सिर्फ मिलिट्री और गोली बंदूकों की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका जो है एक वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी का जो सिनेरियो है वो काफ़ी चेंज होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ये वक्त का तकाजा है, ये हमारे टाइम की डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है इन्होंने बहुत प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं ताकि वो हमारे सेफ फ्यूचर को इंश्योर कर सकें। थैंक यू।